वैसे कोरोना से लड़ना इतना मुश्किल भी नहीं था। बड़ी बड़ी बातें नहीं है जी। हाँ सच में बहुत छोटी छोटी बातें थी, बस उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके गड़बड़ी हुई। यारो अपने देश के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने नेता लोग होते हैं। नेता लोग की ये पर्सनल जिम्मेदारी थी कि लोगों तक सही मैसेज जाना चाहिए, लेकिन अपने नेता लोग, ये भाई साहब ही आप देख लो, भाभी जी के पापड़ से एंटीबॉडीज बना रहे थे। भाभी जी पापड़, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे। और ये भाई साहब मेंढक बन के कोरोना को कीचड़ से धो रहे थे। जौनापुरिया का मानना है कि कोरोना को हराना है तो कुदरत के नजदीक रहना चाहिए। यही वजह है कि वो कीचड़ में बैठकर मडबात करते हैं। अगर पुणे में ये डिक्लेयर कर दिया जाए ना कि लॉकडाउन के दौरान कोई बाहर घूमते हुए दिखा तो उसको हाथी के पैरों तले दबाया जाएगा, तो वो हाथी कैसा दिखता है ये देखने के लिए पब्लिक बाहर आ जाएंगे। खैर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं लोगों के मन में एक दहशत फैल गई है कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, विंटर आ रहा है। तो विंटर में सर्दी खांसी बहुत ज्यादा होती है ना, तो एक सेकंड वेव आ जाएगी इस वायरस की जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर्टीन्थ सेंचुरी में ऐसे ही एक ह्यूज पैंडेमिक आया था पूरी दुनिया में, जिसको नाम दिया गया था ब्लैक डेथ। ये एक किस्म का प्लेग था, और इसके नाम से ही आपको पता चला रहेगा कि कितना खतरनाक रहेगा ये। कुछ 100 साल पहले यानी कि 1918 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका और यूरोपियन नेशंस में, तो उस वक्त भी ऐसे एक पैंडेमिक आया था जो जाना जाता है स्पेनिश फ्लू के नाम से। उस वक्त वर्ल्ड वॉर के कारण पूरी दुनिया का वातावरण एकदम सेंसिटिव हुआ था। उस वक्त का सबसे बड़ा सोशल मीडिया न्यूज़पेपर हुआ करता था। तो बेसिकली न्यूज़पेपर पे अमेरिका में और यूरोपियन नेशंस में भी सेंसर लगा दिया गया था। इस बीमारी के बारे में किसी से बात नहीं की जा रही थी, क्योंकि ऐसी समझ हो रही थी लोगों की कि अगर इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चले तो लोगों में दहशत फैल सकती है, इसलिए जानकारी को छुपा दिया गया। खैर इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू नाम कैसे पड़ा? उस वक्त स्पेन ये एक ही ऐसी कंट्री थी जो वर्ल्ड वॉर से थोड़ा हट के रहा करती थी। उनके कंट्री में कोई न्यूज़पेपर को लेकर सेंसरशिप नहीं थी, तो वहाँ के राजा को जब स्पेनिश फ्लू हुआ तो वो खबर छप गई न्यूज़ मीडिया में। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ये हवा की तरह बात फैल गई, और उस राजा और उस कंट्री के बदौलत इस बीमारी को नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू। पूरी दुनिया में इस बीमारी ने बहुत हाहाकार मचा के रखा था। सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, बल्कि कई सारे एशियन कंट्रीज में भी इसने अपने पांव जमा रखे थे, और पूरी दुनिया को लगभग कंट्रोल ही किया था इस बीमारी ने। और इस बीमारी में क्या हुआ करता था, तो बेसिकली साइटोकाइन स्टॉर्म आता था, यानी कि जब कोई अननोन इन्फेक्शन अपनी बॉडी में आता है तो एक किस्म का प्रोटीन जो कि इंडिकेटर के तौर पे काम में आता है, ये प्रोटीन पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और हर जगह अपनी इम्यूनिटी को बस वेकअप करते रहता है। तो जिसकी वजह से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पागल हो जाती है, उसको इस अननोन इन्फेक्शन के साथ कैसे फाइट करना होता है कुछ समझ में नहीं आता। इसे बोला जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। उस इन्फेक्शन से इंसान मरता नहीं था, बल्कि साइटोकाइन स्टॉर्म से मरता था, यानी कि उसकी खुद की इम्यूनिटी ही उसको मार रही थी लगभग। आप ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे ही ऐसे लग रहा था ना कि ये अब खत्म हो गया पैंडेमिक, लोगों को इम्यूनिटी आ ही गई, तो कुछ महीनों बाद यानी कि फॉल के सीजन में इसकी सेकेंड वेव आ गई, जो और भी ज़्यादा खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि इस बार उस आरएनए वायरस ने म्यूटेट किया था अपने आप को और अपनी पावर बढ़ा रखी थी, अपनी इन्फेक्शन देने की जो क्षमता थी उसे भी बढ़ा के रखा था। तो फिर से एक बार जाना शुरू हो गई। ऐसे बोला जाता है इंडिया में भी इसने अपने पैर जमा दिए थे। बॉम्बे से ये सेकेंड वेव इंडिया में एंटर कर गई थी। बहुत सारे लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ, बहुत सी जाने इंडिया में भी चली गई। ऐसे बोला जाता है गांधी जी को भी इसका इन्फेक्शन हुआ था। तो अब इस बीमारी में दो सिनेरियोज है। एक तो है प्राइमरी इन्फेक्शन जब पैंडेमिक शुरू हुआ, और एक तो है म्यूटेटेड इन्फेक्शन जो कि फॉल में चालू हो गया। तो आप कह सकते हो इन दोनों बीमारियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। भले ही एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दोनों बीमारियां हुई है, बट फिर भी उनके सिम्टम्स, उनके काम करने के तरीके में इतना बदलाव आया था। तो इन दोनों बीमारियों को आप अलग अलग कंसिडर कर सकते हो। अब पूरी दुनिया में उस स्पेनिश फ्लू का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, ऐसे बोला जा रहा है, जो कि गलत है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। वो क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। उस वक्त यानी कि आज से 100 साल पहले वैक्सीन छोड़ो, मेडिसिन भी छोड़ो, तब के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक अवेलेबल नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1940 में हुआ और यह पैंडेमिक था 1918 का। तो बेसिकली इन 20-21 सालों में तब के साइंटिस्ट लोगों को ढंग से पता ही नहीं था कि ये जो पैंडेमिक आया था ये वायरल था या बैक्टीरियल था। बस हिस्ट्री
रिकॉर्ड्स और सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। और कुछ साल बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हुए, लोग अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर पाए। बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनके स्ट्रक्चर्स समझ के एक न्यू जनरेशन मेडिसिन आना शुरू हुए। अच्छे स्टेरॉइड्स आए, अच्छे एंटीबायोटिक्स आए, एंटीवायरल्स के इन्वेंशन हुए बहुत सारे, और वैक्सीन का भी कुछ ऐसा ही सीन है। वैक्सीन टेक्नोलॉजी भी अभी 40-50 सालों से इवॉल्व होके बहुत आगे तक जा गई है। आज बहुत अच्छे लेवल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है, बहुत ही एडवांस टेक्निक के, और अपने कंप्यूटर्स भी बहुत फास्ट हो चुके हैं। तो ये सारी स्टडीज़ बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, हमें इस सेकेंड वेव से भी डरना नहीं है, अगर आई तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। यस, ये बात बिल्कुल सच है। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस ने अपने आप में कई सारे चेंजेस किए हैं, कई सारे इसके रूप दुनिया में आ चुके हैं। यानी कि आज वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन, अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस के साथ। लेकिन जब बात सीरियस म्यूटेशन को लेकर आती है ना, तब सिर्फ एक केस हाईलाइट होकर सामने आता है, जिसको नाम दिया गया है D614G। ये उस म्यूटेशन को दिया गया नाम है, और इसका एक केस इंडिया में ही पाया गया। हैदराबाद में एक बंदे को ऐसे ही म्यूटेटेड कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। वो अपने काम के सिलसिले में चला गया मलेशिया में। जब कोई बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करके जाता है ना, तब उसे 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है, जो कि बीइंग एन इंडियन उस बंदे ने फॉलो नहीं किया। उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। मलेशियन गवर्नमेंट ने उसे पेनलाइज किया, उसे 5 महीने की जेल हुई और उसे सीरियस फाइन भी देना पड़ा। म्यूटेशन इस वर्ड से लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। लोगों को ऐसे लगता है म्यूटेशन यानी बहुत बुरी चीज़ होती है, जो वायरस की पावर बढ़ा देती है। तो ये म्यूटेशन इस वायरस में भी हो सकते हैं। देखो बॉस, जैसे ही कुछ दाग अच्छे होते हैं ना, वैसे ही कुछ म्यूटेशंस भी अच्छे होते हैं। यानी कि वो ऐसे म्यूटेशंस जो वायरस की पावर को बढ़ाने के बजाय उसे कमज़ोर कर दे, उसे इतना वीक कर दे कि ये पैंडेमिक ही ख़त्म हो जाए। भगवान से अपन यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हो जाए और ये पैंडेमिक जैसे तैसे करके यार निकल जाए। और बहरहाल प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके बात करें तो जिस स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो एक mRNA वायरस था, और mRNA वायरस हमेशा ही बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसने सच में हाहाकार मचाया था उस वक्त, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। बट यस, कोरोना वायरस के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस मुझे दिखाई दे रहा है। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आके 1 साल होने आया है, लेकिन अब तक कुछ खास चेंजेस सिम्टोमेटिक तौर पे नहीं देखे गए हैं। तो बेसिकली इस वायरस में जो म्यूटेशन हो जाना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया है। ये एक अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यही सिलसिला आगे भी बना रहे, और जब तक कोई मेनलाइन ट्रीटमेंट नहीं आती या फिर कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक आपको पता है, नहीं पता, चचा से सुन लो क्या करना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एक और सीरियस रीजन है जिसने अपने देश को कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरीके से बचाया है, मोदी जी। मोदी जी, 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 मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कुछ भी बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है यार। अच्छे वीडियोज़ में लाते जाऊँगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाइव।